अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नेम हम 10 हम स्टार्ट कर चुके थे, उसका हम सेकंड पोर्शन स्टडी करने जा रहे हैं। वो क्या है हमारे पास कंट्रोल ऑफ एक्साइटेटी एंड कंडक्शन इन द हार्ट, यानी साइनस नोड जो है हमारे पास पेस मेकर है। साइनस नोड ऑटो रिदम है, यानी अपना एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करेगा। ठीक है, वो इन सब का क्या है हमने डिस्कस करना है कि साइनस नोड जो है पेस मेकर है, यानी बॉस है पूरे हार्ट के मसल्स का। ठीक है, जितने भी हमारे पास एक्साइटेटी और कंडक्टिव फाइबर्स मसल फाइबर प्रेजेंट थे उनका बॉस है। ठीक है, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अपना काम किस तरह करेगा। In the discussion thus far of the genesis and transmission of the cardiac impulse to the heart, we have noted that the impulse node may arise in the sinus। हमने पढ़ा है कि साइनस नोड से ही हमारे पास हार्ट जो है इम्पल्स रेज होगी, और साइनस नोड ही बेसिकली हमारे पास हार्ट रेट को कंट्रोल करता है। जो साइनस नोड की जितनी स्पीड होगी उसके अकॉर्डिंग ही जिस तरह साइनस नोड का इम्पल्स होगा या जिस तरह उसकी स्पीड होगी, बेसिकली हमारा हार्ट रेट इसी पे डिपेंड करेगा। इन सम अब नॉर्मल कंडीशन दिस इज़ नॉट द सेम, मतलब अब नॉर्मल कंडीशन में ऐसे नोड जो है वो अपना काम नहीं कर रहा होगा। ये बॉस जो है, ये जो बॉस की सीट है वो कोई और ले लेगा। वो किस तरह वो डिस्कस करते हैं। अदर पार्ट्स ऑफ द हार्ट कैन आल्सो एग्जिबिट intrinsic rhythmical excitation in the same way that the sinus-nodal fiber do। This capability in particularly true of AV nodal and Purkinje fiber। बेसिकली मैं आपको एक बात बताती हूँ। देखिए, उन्होंने इसमें ये बात की हुई है कि हमारे पास जो ऐसे नोड है हम कितनी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। ये बॉस है, इसने आगे से स्पीड, इसने फॉर एग्जांपल इम्पल्स जनरेट हुई है ना, तो अब हमारे पास क्या होगा, अब जो हमारे पास AV नोड है ना, इम्पल्स जनरेट हुई है, अब ऐसे नोड से वो AV नोड की तरफ जाएगी। ठीक है, AV नोड की तरफ वो जब जाएगी ना तो थोड़ा सा टाइम लेगी। हमने डिस्कस किया कि 0.03 सेकेंड का वो टाइम लेगी। लेकिन जो हमारे पास AV नोड है वो भी उसमें के अंदर भी इतनी कैपेबिलिटी है कि वो अपना इम्पल्स खुद जनरेट कर सके। लेकिन उसके इम्पल्स जनरेट करने से पहले ऐसे नोड का टाइम ज़्यादा है, उस ऐसे नोड ने अपने जल्दी जो है कम टाइम में ज़्यादा इम्पल्स जनरेट करनी है। तो इससे पहले कि AV नोड जो है वो अपनी क्या इम्पल्स जनरेट करे, ऐसे नोड ही अपना बॉस होने की वजह से उसको मैसेज सेंड कर देता है कि मैं इस स्पीड पर मूव कर रहा हूँ, अब तुमने भी इस स्पीड पर मूव करना है। ठीक है, अब Purkinje सिस्टम है, Purkinje फाइबर्स हैं, वो भी अपने जो है इम्पल्स को जनरेट कर सकते हैं। लेकिन जो है वो इंतज़ार कर रहे होते हैं किसका, AV नोड से मैसेज आने का, इम्पल्स आने का। ठीक है, तो अगर हमारे पास AV नोड से मैसेज नहीं आएगा, यानी ऐसे नोड से फॉर एग्जांपल मैसेज नहीं आ रहा, क्योंकि ऐसे नोड से ही हमारे पास सबसे पहले मैसेज आना है, तो ऐसे नोड से मैसेज नहीं आ रहा, तो ऐसे नोड का इंतज़ार करने की बजाय पहले वो थोड़ी टाइम AV जो है ऐसे नोड जो है वो हमारे पास क्या हुआ, काम करना छोड़ दिया। अब ऐसे फॉर एग्जांपल अगर कोई बॉस है वो किसी हॉलीडेज़ पे गया हुआ है, तो उसके बाद किसने, AV ने काम, मतलब उसके बाद उसके मैनेजर ने सारा जो है वो उसका टेक ओवर लेना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है AV नोड, इसने सारा अपना टेक ओवर ले लिया। ठीक है, अब इसने अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग Purkinje अपने जितने भी वहाँ पे प्रेजेंट हैं, कितने भी एम्प्लॉयज़ प्रेजेंट है, उसने अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग इसको चलाना है। अब AV जो है वो भी चला गया छुट्टियों पर। ठीक है, AV को भी बहुत ज़रूरी काम आ गया, यानी मैनेजर को भी बहुत ज़रूरी काम आ गया, वो भी किसी हॉलीडेज़ पे चला गया। लेकिन जो उसके बाद अब क्या होगा कि अब जो उससे नीचे वाली जो सीट पे होगा ना, उसने अब पूरे के पूरे जो हार्ट है, या इसके अलावा जो हम कह सकते हैं कि पूरे का पूरा जो सिस्टम है, उसने अपने अकॉर्डिंग, अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग इसने उसको चलाना है। लेकिन ज़ाहिर है जो हमारे पास बॉस है उसका जो है एक्सपीरियंस भी ज़्यादा है, उसको चीज़ें ज़्यादा अच्छी हैंडल करनी आती हैं, तो उसकी बात फिर हो रहा है, उसकी तो बात ही हो रहा है, उसने तो फिर अलग स्पीड से इन सबको मूव करवाना है। तो बेसिकली जो ऐसे नोड है इसकी स्पीड हमारे पास ज़्यादा होती है, इसकी स्पीड आई थिंक सो 40 to 80 होती है शायद, और AV की हमारे पास 60 होती है, और Purkinje की हमारे पास 20 to 40 होती है, इसकी कम होती है Purkinje की। अब यही बात की उन्होंने, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं। अब है द AV nodal fiber by not stimulated from some outside source discharge at an intrinsic rate of 40 to 50 times per minute। ठीक है, अब हमने डिस्कस किया है कि ऐसे नोड से जाएगा मैसेज कहाँ पे, AV की तरफ। ठीक है, ऐसे नोड से मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेती हूँ तो आपको ईजिली दोबारा से समझ आ सके कि हम इसमें बात क्या कर रहे हैं। ठीक है, हमने डिस्कस किया कि ऐसे नोड से मैसेज कहाँ जाएगा, AV नोड की तरफ। अब जो है ऐसे नोड में कोई यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो गई है, हम फॉर एग्जांपल बंडल यहाँ पे जो हमारे पास इंटरनोडल पाथ है उसमें कोई ब्लॉक आ गया है, यहाँ पे AV में मैसेज नहीं जा रहा। ठीक है, अब AV जो है वो थोड़ा सा टाइम इंतज़ार करेगा कि मेरे पास ऐसे जो है वो अपना जो इम्पल्स भेजे, लेकिन मैसेज नहीं आया। उसने इंतज़ार करने के बाद मैसेज नहीं आया, तो अब AV ने क्या करना है, सारा टेक ओवर खुद ले लेना है। अब उसके अकॉर्डिंग फिर हमारी बीट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, 40 to 50 टाइम्स हमारी बीट हो जाएगी पर मिनट में।
उसके बाद जो प्रिकंजी है, अब अगर फॉर एग्जांपल प्रिकंजी, अब हमारे पास जो एवी है उसमें भी कोई डैमेज आ गया है, डैमेज आ गया, अब प्रिकंजी भी इंतज़ार करेगा कि मुझे इम्पल्स आए, मैं अपना हार्ट बीट में स्टार्ट करूँ, मैं अपना वर्क स्टार्ट करूँ, सॉरी मैं अपनी मूवमेंट स्टार्ट करूँ, मैंने जिस तरह अपना काम करना है वो मैं स्टार्ट करूँ। अब उसको भी उसने थोड़ा सा इंतज़ार किया, उसको नहीं कोई इम्पल्स आई। अब उसने क्या करना है, इंतज़ार करने के बाद जो है प्रिकंजी ने सारा कंट्रोल खुद ले लेना है, उसने एवी से कट ऑफ कर लेना है, उसने कहना है एवी जाओ तुम बाहर में, अब मैं तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर सकता, तुमने करना है या नहीं करना। उसने क्या करना है कि उसने अपना इम्पल्स खुद जनरेट करना शुरू कर देना और उस इम्पल्स से उसने अपनी मूवमेंट खुद करवाना शुरू कर देनी है। तो इसकी फिर ज़ाहिर है मूवमेंट कम होगी, इसकी है 15 to 40 टाइम्स पर मिनट, इसमें हार्ट रेट हमारे पास कम हो जाएगा, ठीक है। When these rates are in contrast to the normal rate हमारे पास क्या है 70 to 80 टाइम्स पर मिनट। फॉर एग्जांपल 70 to 80 टाइम्स पर मिनट है, यानी 70 to 80 बीट्स है हमारे पास नॉर्मल, आपको पता है कि एवरेज इतनी है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई पेशेंट आया ना, उसकी अगर फॉर एग्जांपल बीट कम है किसी भी स्वेट कंडीशन की वजह से, तो बेसिकली आप उसका पहले ये चेक करें कि उसका इंटरनोडल पाथवे तो नहीं डैमेज है, कि उसके एट्रिया से ऐसे नोड से उसके आगे मैसेज जा रहा है एवी तक कि नहीं जा रहा। ये हम आगे सारे टॉपिक में हमारे पास मज़ीद जो अगला टॉपिक है ना चैप्टर नंबर 13 एरिथमिया, वो सारी इसी पे हम जब आप मेरे साथ साथ से चीज़ें कवर करते जाएंगे आपको ईजिली समझ आती जाएगी कि हमारे पास किस तरह ये मूवमेंट होती है। Why then does the sinus node rather than AV node or the Purkinje control the heart rate rhythmicity? अब वो हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं कि why does the sinus node rather than AV नोड और द प्रिकंजी फाइबर्स कंट्रोल था, कि हमारे पास हार्ट रिदमिसिटी जो है वो साइनस नोड ही क्यों, हमारे पास साइनस नोड ही क्यों बॉस बना हुआ है। अब हार्ट के अंदर AV प्रेजेंट है, प्रिकंजी भी प्रेजेंट है, तो कोई भी बॉस बन सकता है। अब साइनस नोड के अंदर ऐसी क्या खसूसियत है, उसके अंदर ऐसी क्या कैपेबिलिटी है कि उसको हार्ट ने अपना बॉस बनाया हुआ है। तो बेसिकली ये कि द आंसर ड्राइव्स फ्रॉम द फैक्ट दैट द डिस्चार्ज रेट ऑफ द साइनस नोड इज कंसिडरेबली फास्टर दैन द नेचुरल सेल्फ एक्साइटेड डिस्चार्ज रेट ऑफ द आइदर द AV नोड और द प्रिकंजी फाइबर्स। तो बेसिकली इसमें इन्होंने बात क्या की हुई है, आपने बस इसको ये कहना, अगर आपसे ऑस्पी में कोई भी पूछे, ऑस्पी के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आपसे ऑस्पी के लिए अगर ये कोई पूछे तो आप उसको बस ये कह दीजिएगा कि जाहिर है कि जो हमारे पास ऐसे नोड है उसके अंदर कोई ना कोई कैपेबिलिटी है, तो वो बॉस बना हुआ है ना, वरना उसको कौन बॉस बनने देगा। तो उसमें आप ये कहें कि उसके अंदर जितना भी सेल्फ एक्साइटेड डिस्चार्ज है, कि इम्पल्स का जो डिस्चार्ज टाइम है मतलब स्पीड है उसमें ज़्यादा है, उसकी स्पीड अपनी ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं ये ट्रेन लगी है हमारे पास, ये ट्रेन के 3 पार्ट्स हैं हमारे पास, ठीक है। इसकी स्पीड है 70 to 80, इसकी स्पीड है हमारे पास क्या, इसकी स्पीड है 40 to 60, इसकी स्पीड है हमारे पास 15 to 40, इसकी इतनी स्पीड है हमारे पास। तो जो है अब आप मुझे बताएं कि जो नीचे इनमें जो 3 बॉक्स हैं ये किसकी स्पीड के अकॉर्डिंग चलेंगे। बेसिकली जो ज़्यादा स्पीड है इसकी स्पीड के अकॉर्डिंग ही चलेंगे ना, इसकी स्पीड या इसकी स्पीड के अकॉर्डिंग तो नहीं ना चलेंगे। तो इसमें भी ये बात है, ठीक है। अगर हम ये वाला उतार दें, आगे वाला उतार दें, तो फिर इसने कंट्रोल ले लिया, अब ये इसकी स्पीड के अकॉर्डिंग चलेगा। अब ये भी उतर गया तो फिर इसने अपने पीछे वाली जो जितने भी ट्रेन्स वगैरह प्रेजेंट पीछे जितने भी आपके पास बॉक्सेस वगैरह प्रेजेंट है, इसने उसके अकॉर्डिंग चलना है, फिर उसकी स्पीड भी इनके अकॉर्डिंग हो जाएगी, जो थर्ड वाला है। ये मैं आपको इसलिए बार बार क्लियर कर रही हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है ये वाला। इसके बाद है हमारे पास ईच टाइम द साइनस नोड डिस्चार्ज इम्पल्स इज कंडक्टिंग बोथ द AV नोड एंड प्रिकंजी के, हमने पढ़ा है कि AV नोड में भी ऐसे नोड जो है वो AV नोड और प्रिकंजी फाइबर्स दोनों में जाएगा। और इसके बाद क्या होगा, हाउएवर द साइनस नोड डिस्चार्ज अगेन बिफोर आइदर द AV नोड और प्रिकंजी फाइबर्स कैन रीच देयर ऑन थ्रेशोल्ड और फॉर सेल्फ एक्साइटेशन। However, the new impulse from the sinus node discharges both the AV node and the Purkinje fiber before self-excitation can occur in these three states। के जो है ऐसे नोड का टाइम जो है वो कम लेगा, तो ऐसे नोड जल्दी जल्दी अपना मैसेज जो है वो कन्वे कर देगा, मतलब उसकी इम्पल्स जो है जल्दी जल्दी हमारे पास रिलीज़ होना शुरू हो जाएगी। AV नोड जो है वो अभी रिलीज़ कर ही सोच ही रहा होगा कि मैं रिलीज़ करूँ कि ना करूँ कि उतने में ही ऐसे का नोड ने जो इम्पल्स जनरेट की हुई है वो फटाफट AV तक आएगी कि मैंने तो इम्पल्स जनरेट कर दी है, तुम सोचते रहो, तुमने बाद में करनी है तुम करना, लेकिन अभी जो मैंने इम्पल्स जनरेट किया तुम उसके अकॉर्डिंग चलो। Thus the sinus node controls the heart, the beat of the heart because its rate of the rhythmically discharge is faster। यही बात वही मैंने आपको बताया था कि ऐसे नोड की वजह से ही हमारे पास हार्ट बीट कंट्रोल होगी, ऐसे नोड नहीं, इम्पल्स के थ्रू, ऐसे नोड के इम्पल्स के थ्रू ही हमारे पास हार्ट बीट जो कंट्रोल होगी, ठीक है। ऑफ एनी अदर पार्ट ऑफ द देयरफॉर द साइनस नोड इज पेस मेकर ऑफ द नॉर्मल हार्ट। सो बेसिकली साइनस नोड ही हमारे पास क्या है, पेस मेकर है हार्ट का।
आपसे पूछा जाए कि साइनस नोड पेस मेकर हार्ट का क्या है, तो आपने सीधा आंसर देना है कि हमारे पास जो है ऐसे नोड के, भाई तुम्हें नहीं पता, जाहिर है ऐसे नोड ही पेस मेकर है हार्ट का। अब हम बात करते हैं अब नॉर्मल पेस मेकर के। हमारे पास ऐसे नोड भी ख़राब हो गया, AV नोड भी ख़राब हो गया, प्रिकंजी भी ख़राब हो गया, तो अब कौन इन सब का बॉस बनेगा? अब किस में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो हार्ट को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चला सके? Occasionally, some other parts of the heart develops a rhythmically discharge rate that is more rapid than that of the sinus node। के हमारे पास कोई एक और भी सिस्टम है कि जिसका डिस्चार्ज रेट इम्पल्स की स्पीड बहुत ज़्यादा है साइनस नोड से भी। वो कौन सा है? फॉर इंस्टेंस दिस डेवलपमेंट समटाइम्स अकर्स इन द AV नोड इन Purkinje fibers when one of these becomes abnormal। के ऐसे भी ख़राब हो गया, AV भी ख़राब हो गया, Purkinje भी ख़राब हो गया। इन आइदर केस द pacemaker of the heart shift from the sinus node to the AV or to the Purkinje system under their condition a place in the atrial or ventricular muscle develops excessive excitatory and becomes a pacemaker। वही बात है कि ऐसे भी ख़राब हो गया, ऐसे ख़राब हुआ तो AV ने अपने ऊपर चार्ज ले लिया, AV ख़राब हुआ तो पेसमेकर जो है हमारे पास पेसमेकर क्या बन गया? प्रिकंजी भी ख़राब हो गया। तो बड़ी ही रेयर कंडीशन में क्या होगा कि हमारे पास जितने थोड़े हमारे पास वेंट्रिकुलर मसल्स हैं, ये एट्रियल मसल्स है, इनके अंदर थोड़ी सी क्या प्रेजेंट है? एक्साइटेबिलिटी प्रेजेंट है थोड़ी सी। तो ये थोड़ा सा अपना खुद अपने ऊपर ये ले लेते हैं, किसी का मोहताज नहीं बनते, कहते हैं कि हम अपना काम खुद कर लेंगे, चाहे हम स्लो स्पीड में करें लेकिन हम कर लेंगे, ठीक है। तो फिर हमारे पास वेंट्रिकुलर और एट्रियल मसल जो है वो पेसमेकर बन जाता है। अब पेसमेकर एल्सवेयर देन द साइनस नोड इज कॉल्ड एज एक्टोपिक पेसमेकर। कि साइनस नोड की बजाय कहीं और इसका पेसमेकर चला गया तो उसको क्या कहेंगे? एक्टोपिक पेसमेकर। एन एक्टोपिक पेसमेकर कॉजेज एन abnormal सीक्वेंस ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द हार्ट इन कॉज सिग्निफिकेंट डेबिलिटी ऑफ द हार्ट पंपिंग। जाहिर है कोई और काम लेगा तो वो इतनी एफिशिएंटली वो काम नहीं करेगा जितना कि वो पहले काम कर रहा होगा, उसको ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। Another cause of shift of the pacemaker is blockage of the transmission of cardiac pulse from the sinus to other part of the heart. The new pacemaker then occurs more frequently at the AV nodes or in the penetrating portion of the AV bundle on the way to the ventricle। के हमारे पास जो है ऐसे में जो है वो कोई ना कोई किसी भी किस्म की प्रॉब्लम आई तो हमारे पास AV में वो इम्पल्स नहीं जा सका, तो हमारे पास क्या हुआ कि AV ने अपना सारा कंट्रोल ले लिया, AV ने फिर कंट्रोल करना शुरू कर दिया। लेकिन बात यह है कि हमारे पास जो ऐसे नोड ने एट्रियल मसल को तो कंट्रैक्ट करना है ना, तो एट्रिया अपना अलग कंट्रैक्ट हो रहा होगा, वेंट्रिकल हमारा अपना अलग कंट्रैक्ट हो रहा होगा। तो एट्रिया की बेसिकली ना पता है ECG में जो एट्रिया की कंट्रैक्शन की वेव है ना वो P वेव होती है, ठीक है। तो P वेव आपको P वेव आपको और स्पीड पे दिखाई दी जाएगी। QRS कम्प्लेक्स जो QRS है वो हमारे पास वेंट्रिकुलर मसल की जो हमारे पास क्या होती है, वेंट्रिकुलर मसल की डिपोलराइजेशन होती है, तो वो आपको अलग स्पीड पे दिखाई जाएगी। ये अब हम ECG वाला चैप्टर आगे बहुत डिटेल में है, बहुत ईजी चैप्टर है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है। तो हम उसको बाद में डिस्कस करते हैं। When AV block occurs, that is when the cardiac impulse fails to pass from the atria into the ventricular through the AV bundles। ये भी आपको पता है, the atria can continue to beat at the normal rate of the rhythm of the sinus node, while a new pacemaker usually develop in the Purkinje system of the ventricle and drive the ventricular muscle at the new rate। के अब AV भी ख़राब हो गया, अब किसने 15 to 40 beats per minute जिसने Purkinje ने कंट्रोल ले लिया। अब after sudden AV bundle block, the Purkinje system does not begin to emit an intrinsic rhythmical impulse until 5 to 20 seconds later। क्या कह रहे हैं कि हमने डिस्कस किया कि ऐसे नोड के बाद जब मैसेज नहीं आया तो AV ने थोड़ा सा वेट किया। अब AV से भी मैसेज नहीं आ रहा तो Purkinje फिर क्या करेगा? थोड़ा सा टाइम वेट करेगा, तो क्या वो 15 to 20 सेकेंड आपका हार्ट बीट नहीं कर रहा होगा, ठीक है। आपका 15 to 20 सेकेंड मतलब एट्रिया में भी कंट्रैक्ट कर रहा हो कि अगर फॉर एग्जांपल साइनस जो एट्रिया है उसकी ब्लॉकेज को थोड़ी सी डिफरेंट हो। साइनस ब्लॉकेज हम डिस्कस करेंगे आगे से, उसकी फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री होती है, वो डिपेंड करता है। तो अगर हमारे पास क्या होगा, Purkinje थोड़ा सा वेट करेगा कि इम्पल्स आए। जब 5 to 20 सेकेंड के बाद जो है वो हार्ट क्या करना शुरू करेगा। अब हार्ट 5 to 20 सेकेंड के बाद जो है Purkinje ने अपना कंट्रोल ले लिया, अब उसने अपने अकॉर्डिंग जो है वो बीट करना शुरू कर दिया। तो ये जो 5 to 20 सेकेंड है, ड्यूरिंग दिस 5 to 20 सेकेंड द वेंट्रिकुलर फेल्स टू पम्प ब्लड एंड द पर्सन फेंट आफ्टर 4 to 5 सेकेंड बिकॉज ऑफ द लेक ऑफ द ब्लड टू द brain। This delayed pickup of the heartbeat is called as Stroke-Adams syndrome। If this delay period is too long and it can cause a, for example, आपसे Stroke-Adams syndrome बहुत important syndrome है। क्या है Stroke-Adams syndrome में? Stroke-Adams syndrome में हमारे पास ये है, हमने ये डिस्कस किया कि Purkinje ने कंट्रोल लिया। जब Purkinje ने हमारे पास फॉर एग्जांपल ये हार्ट है, Purkinje ने कंट्रोल लिया यहाँ से ऐसे से AV से जब Purkinje ने कंट्रोल लेना है तो हमारे पास कितना टाइम लगेगा? 5 to
20 सेकेंड। तो 5 to 20 सेकेंड जब टाइम ले रहा होगा वो बीट करने के लिए, मतलब अपने आप को इसके अकॉर्डिंग शिफ्ट कर रहा होगा, अपने माइंड को शिफ्ट कर रहा होगा कि मैंने अब बीट करना है, मैं अब खुद इम्पल्स जनरेट करूँ कि इंतज़ार करूँ। तो 5 to 20 सेकेंड में जब वो उसने टाइम पीरियड उसने टाइम ले रहा होगा ना, द वेंट्रिकल फेल टू पम्प ब्लड, तो इस टाइम में हमारे पास ब्लड की पंपिंग नहीं हो रही होती। ब्लड की पंपिंग जब हमारे पास नहीं हो रही होती तो हमारे पास क्या होता है, सबसे ज़्यादा हमारे पास क्या है डिपेंडेंट ऑर्गन, ब्लड का डिपेंडेंट ऑर्गन क्या है, ब्रेन को हमारे पास ब्लड नहीं जाएगा। ब्रेन को जब हमारे पास ब्लड नहीं जाएगा तो पर्सन क्या हो जाएगा, फेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये फेंट इसकी कंडीशन, पर्सन फेंट हो जाएगा। तो इस क्यों होगा, क्योंकि उसको ब्लड नहीं मिल रहा होगा। हमारे पास अभी सोच रहा होगा प्रीकंजी सिस्टम कि मैं कंट्रोल लूँ कि ना लूँ। इसको स्ट्रोक एडम सिंड्रोम कहते हैं। और अगर डिले 4 to 5 सेकंड से भी ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, इवेंचुअली डेथ हो जाएगी। तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं, वो क्या है, रोल ऑफ द प्रीकंजी सिस्टम इन कॉजिंग सिक्रोनियस कंट्रक्शन ऑफ द वेंट्रिकुलर मसल्स। के प्रीकंजी सिस्टम की वजह से वेंट्रिकुलर मसल्स किस तरह कंट्रैक्ट होंगे, उनके अंदर सिक्रोनाइजेशन किस तरह होगी। बेसिकली द रैपिड कंडक्शन ऑफ द Purkinje सिस्टम नॉर्मली परमिट्स द कार्डियक इम्पल्स टू अराइव एट ऑलमोस्ट ऑल पोर्शन ऑफ द वेंट्रिकल्स विद इन अ नैरो स्पैन ऑफ टाइम, exciting the first ventricular muscle fiber only 0.03 to 0.0 second ahead of the excitation of the last ventricular muscle fiber. The timing caused all portion of the ventricular muscle in both ventricles to begin contracting at almost the same time and then to continue contracting for about another 0.03 second. For example देखें, इसमें इन्होंने बात क्या की है, इन्होंने ये कहा है ये हमारे पास फॉर एग्जांपल हार्ट है, इसकी चैम्बर्स हैं, ये प्रीकंजी सिस्टम। फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा इस तरह करके बताती हूँ आपको। देखें, ये है हमारे पास हार्ट, ये हमारे पास है प्रीकंजी, ये हमारे पास है बंडल ब्रांचेस है, हमारे पास ये प्रीकंजी सिस्टम है, प्रीकंजी फाइबर्स है हमारे पास ये। ठीक है, इन प्रीकंजी फाइबर्स जो है इसका क्या है कि आपको इनकी स्पीड असल में ज़्यादा होने का मकसद क्या है। इन प्रीकंजी फाइबर्स ने पता है तमाम वेंट्रिकुलर मसल को ही कंट्रैक्ट करना होता है, ये इनके साथ अटैच होती हैं डायरेक्टली। तो इनकी स्पीड ज़्यादा होने का मकसद ही यही है कि ये जब एक फॉर एग्जांपल एक फ़ाइबर को ये मैसेज सेंड कर रही है ना, तो उस फाइबर के मतलब कंट्रैक्ट होने से कितनी देर पहले, उस फाइबर के कंट्रैक्ट होने से 0.03 to 0.06 सेकंड पहले ही दूसरे फाइबर को मैसेज चला जाता है कि तुमने अब कंट्रैक्ट होना है। ठीक है, तो इस तरह कि थोड़ा सा टाइम लगता है और तमाम मसल्स जो हैं वो इकट्ठे कंट्रैक्ट करते हैं और फिर क्या है, एंड देन टू कंटिन्यू कंट्रैक्टिंग फॉर अबाउट अनदर, और फिर 0.03 सेकंड तक ये सारे कंट्रैक्ट वेंट्रिकुलर मसल्स कंट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, इसकी वजह से फिर जाहिर है ये सारे मसल्स एक ही टाइम कंट्रैक्ट होंगे वेंट्रिकुलर मसल्स, तो इसको हम सिंक्रोनाइजेशन कहते हैं। अब दूसरी बात क्या है कि उन्होंने इफेक्टिव पंपिंग बाय द टू वेंट्रिकुलर चैम्बर्स रिक्वायर्ड दिस सिक्रोनियस टाइप ऑफ कंट्रैक्शन इफ द कार्डिक इम्पल्स शुड ट्रैवल थ्रू द वेंट्रिकुलर स्लोली मच ऑफ द वेंट्रिकल मास शुड, के इस तरह की सिक्रोनाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। फॉर एग्जांपल इस तरह के इम्पल्सेस जो हैं सिक्रोनाइजेशन प्रीकंजी फाइबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एक इम्पल्स में एक चैम्बर में एक फाइबर में मैसेज आ रहा है और दूसरे फाइबर में मैसेज जो है वो लेट जाएगा, तो पहले कुछ पोर्शन पहले कंट्रैक्ट होगा, कुछ पोर्शन बाद में कंट्रैक्ट होगा, तो इस तरह पंप हार्ट की इफेक्टिव तेज नहीं होगी। फॉर एग्जांपल आप मुझे एक बात खुद बताएं, आपसे मैं इधर एक बात पूछती हूँ। ठीक है, ये हमारे पास एक हार्ट है, इसके हमारे पास वेंट्रिकल्स हैं, ये वाले लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अगर ये वाला हिस्सा पहले कंट्रैक्ट हो गया, इसमें ब्लड आया था ना, ब्लड आने के बाद ये वाला हिस्सा पहले कंट्रैक्ट हो गया है। ठीक है, उसने थोड़ा सा उसने ब्लड को अंदर भेज दिया, फिर उसके बाद ये वाला पोर्शन थोड़ा सा कंट्रैक्ट हुआ, उसने ब्लड को आयोटा की तरफ भेज दिया, ये वाला पोर्शन कंट्रैक्ट हुआ, उसने ब्लड को आयोटा की तरफ भेज दिया। तो इस तरह ब्लड ज़रा थोड़ी थोड़ी फोर्स से ब्लड ज़्यादा पंप बाहर की तरफ होगा। या अगर फॉर एग्जांपल अब एक ही टाइम पूरा ब्लड आ जाएगा और उसको ज़्यादा सारी फोर्स लगाएंगे तो ब्लड हमारे पास जो है बाहर की तरफ ज़्यादा पंप होगा। बेसिक जाहिर है हमारे पास ब्लड अगर हमारे पास हम उसको एक ही टाइम पे ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो हमारे पास ज़्यादा पंप होगा। ठीक है, इस तरह इसकी कंट्रैक्शन की वजह से ना, मतलब फॉर एग्जांपल इसकी इफेक्टिवनेस, इसकी सिक्रोनाइजेशन की वजह से हमारे पास जो 20 to 30% जो है वो इफेक्टिवनेस हार्ट की इंक्रीज़ होगी। अगर वो हमारे पास सिक्रोनाइजेशन इस तरह नहीं होगी, किसी भी किस्म की अब नॉर्मेलिटी होगी, किसी भी किस्म की हार्ट की पैथोलॉजी होगी, तो हमारे पास ये 20 to 30% जो है वो हार्ट की इफेक्टिवनेस डिक्रीज़ हो जाएगी। आगे क्या है, हमारे पास सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स कंट्रोल द हार्ट रेट एंड इम्पल्सेस। जाहिर है अब कोई ना कोई और चीज़ भी तो हार्ट को कंट्रोल कर रही होगी ना। ठीक है, अब वो क्या है कि हमारे पास सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है हमारे पास, वो भी हार्ट के ऊपर पूरा इफेक्ट रखता है। वो क्या है,
द हार्ट इज सप्लाइड विद बोथ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स के हार्ट में सिंपैथेटिक नर्व्स भी प्रेजेंट है एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स भी प्रेजेंट है। इधर में भी आपके पास यहाँ पे डायग्राम हो या शायद वो नेक्स्ट वाले चैप्टर्स में हमारे पास वो डायग्राम्स है, मैं देखती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ, इधर नहीं प्रेजेंट, हम देखते हैं कि शायद नेक्स्ट वाले चैप्टर्स में हमारे पास ये वाली डायग्राम प्रेजेंट हो। ये वाली डायग्राम मैं आपको दिखाऊंगी तो आपको इजीली समझ आ जाएगी कि मैं क्या, नहीं शायद ये वाली नहीं, शायद स्टार्टिंग वाला वो चैप्टर था उसमें वो डायग्राम प्रेजेंट थी। ठीक है, आपको देख लीजिएगा वो डायग्राम, उसमें आपको पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स और जो उसके अलावा दूसरी नर्व्स हैं सिंपैथेटिक नर्व्स, उनका कंट्रोल नज़र आ रहा होगा हार्ट के ऊपर। इस तरह हमारे पास वही उस तरह वो हमारे पास ये हार्ट प्रेजेंट है, इसके सारे चैम्बर्स। तो हमारे पास यहाँ पे दो वेगस नर्व्स जो थी ना वो एट्रिया में ज़्यादा प्रेजेंट थी। फॉर एग्जांपल हम ये एट्रिया ले लेते हैं तो वो वेगस नर्व एट्रिया में ज़्यादा प्रेजेंट थी, और जो हमारे पास सिंपैथेटिक नर्व्स हैं वो हमारे पास सर्वाइकल साइड पे प्रेजेंट है। ठीक है, हमारे पास तो वहाँ वो हमारे पास इस तरह उसमें एट्रिया में भी प्रेजेंट थी और वेंट्रिकल का भी उसके ऊपर कंट्रोल था। वो आप डायग्राम होगी शायद फर्स्ट चैप्टर में है, मतलब चैप्टर नंबर जो हमने 9 है उसमें होगी। आप एक दफ़ा उसको देख लीजिएगा, आपको इजीली समझ आ जाएगी कि उस हार्ट का कंट्रोल किस तरह है उसके ऊपर। इसमें अब इन्होंने क्या लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल द सिंपैथेटिक नर्व्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड मेनली टू एस एंड एवी नोड टू अ लेसर एक्सटेंट टू द मसल ऑफ द टू एट्रिया एंड अ वेरी लिटर डायरेक्टली टू द वेंट्रिकुलर मसल के मैंने डिस्कस किया। जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स है वो एस नोड और टू एट्रिया में ज़्यादा है। जाहिर है एस नोड कहाँ पे, एस और एवी नोड एट्रिया में प्रेजेंट है, तो ए वो एट्रियल मसल में ज़्यादा प्रेजेंट है और वेंट्रिकुलर मसल में थोड़े कम प्रेजेंट है। द सिंपैथेटिक नर्व्स कन्वर्सली आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द हार्ट विद स्ट्रॉन्गर रिप्रेजेंटेशन टू द वेंट्रिकुलर मसल्स एज वेल एज टू द अदर एरियाज के सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वो हमारे पास क्या है, सिंपैथेटिक नर्व्स हमारे पास दोनों साइड पे प्रेजेंट है, एट्रिया में भी प्रेजेंट है और वेंट्रिकल में भी प्रेजेंट है। पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन स्लोज द कार्डिक रिदम एंड कंडक्शन। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक से आपको पता है कि पैरासिम्पैथेटिक कंडीशन में क्या होती है, डाइजेशन जो है वो स्लो हो जाती है, डाइजेशन इनहिबिट हो जाती है, हार्ट रेट भी इनहिबिट हो जाता है। तो हमारे पास जो प्यूपिल्स होते हैं, आई के प्यूपिल्स होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, हमारे पास वो डायलेट हो जाते हैं। सो बेसिकली क्या है, स्टिमुलेशन ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स टू द हार्ट कॉजेज द हार्मोन एसिटाइलकोलिन टू बी रिलीज एट द वेगल एंडिंग। ठीक है, जब हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, फॉर एग्जांपल ये हार्ट है, यहाँ पे ये पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स हैं, इनके जब ये एक्टिवेट हुआ, ये हमारे पास नर्व्स आ रही हैं, तो इनकी एंडिंग पे एसिटाइलकोलिन जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। एसिटाइलकोलिन जब वो एक्टिवेट होगा तो वो क्या होगा, उसमें हार्ट के ऊपर हार्मोन के दो इफेक्ट हैं, आपने याद रखना है। पैरासिम्पैथेटिक में क्या होगा, एसिटाइलकोलिन एक्टिवेट होगा, नर्व एंडिंग पे रिलीज होगा। ठीक है, द हार्मोन हैज़ टू मेजर इफेक्ट ऑन द हार्ट। इस हार्ट के ऊपर हार्मोन के दो इफेक्ट हैं, वो क्या हैं, first is decrease the rate of the rhythm of the sinus node, and second it decrease the excitability of the AV junctional fibers between the atrial musculature and the AV node, therefore slowing transmission of the cardiac pulse into the ventricle। ठीक है, क्या करेगा, पहला तो ये है कि रेट ऑफ रिदम ऑफ द साइनस नोड को कम कर देगा। मतलब फॉर एग्जांपल रेट ऑफ रिदम साइनस नोड का क्या है, 70 to 80 बीट्स है, तो इसने उस रिदम को कम कर देना है। कम करके बेसिकली ये भी हो सकता है कि ये हमारे पास 20 to 40 आ जाए, मतलब 40 to 60 आ जाएँ, 40 to 60 अगर और ज़्यादा इफेक्ट और ज़्यादा एसिटाइलकोलिन होंगे रिलीज़ होंगे तो हमारे पास 40 to 60 से 20 to 30 तक भी जा सकता है। डिपेंड करता है कि एसिटाइलकोलिन किस क्वांटिटी में रिलीज़ हो रहे हैं। एक तो इसने ये काम किया कि हार्ट रेट रिदम किसका रेट ऑफ रिदम को डिक्रीज़ कर दिया साइनस नोड की। ठीक है, और दूसरा इसने क्या काम किया, हार्ट रेट ऑफ रिदम क्या कम कर दिया, किसके, साइनस नोड के। दूसरे इसने क्या काम किया जो है, एंड सेकंड डिक्रीज द एक्साइटेबिलिटी ऑफ द एवी जंक्शनल फाइबर बिटवीन द एट्रियल मस्कुलेचर ऑफ द एवी नोड। एवी नोडल फाइबर की एवी नोड के अंदर जो ऐसे नोड से एवी नोड में जो इम्पल्स गया है, ठीक है, एवी नोड में जाहिर है फाइबर भी तो प्रेजेंट है, उन फाइबर की एक्साइटेबिलिटी को कम कर दिया है। एक्साइटेबिलिटी को कम करेगा तो स्पीड कम हो जाएगी, स्पीड कम होगी तो हमारे पास जितने भी आगे एवी बंडल्स या जितने भी हमारे पास जो वेंटिकुलर जिससे कंट्रैक्ट होना है या फिर गंजी तक हमारे पास जितना भी इम्पल्स जाना है उनकी स्पीड कम हो जाएगी। तो फिर उससे डायरेक्टली हमारे पास जितनी स्पीड आएगी उसी की स्पीड के अकॉर्डिंग उसे मूवमेंट करना है। तो हमारे पास ऐसे नोड की स्पीड, उससे हमारे पास वेंटिकुलर भी कम कंट्रैक्ट, लेस स्पीड में एक कंट्रैक्ट होंगे। एक तो ये बात, दो ये बातें होंगी। ठीक है, इन बातों को याद रख लें, स्टिकी नोट पे लिख के बुक पे पेस्ट कर लें, बार बार इसको रिवाइज़ कीजिएगा, इसको आप भूलना नहीं है इस बात।
अब क्या बात की है, अब आगे है कि वीक टू द मॉडरेट वेगल स्टिमुलेशन स्लोज द रेट ऑफ द हार्ट पंगिंग ऑफन टू एज लिटल एज 1/2 नॉर्मल। क्या है कि अगर स्टिमुलेशन थोड़ी वेगल स्टिमुलेशन का कंट्रोल थोड़ा कम होगा तो हमारे पास हार्ट रेट क्या है, फॉर एग्जांपल नॉर्मल थी 70 to 80 तो 1/2 हो जाएगी, तकरीबन हमारे पास 35 to 40 हो जाएगी। इतना सा कंट्रोल होगा अगर थोड़ी वीक होगी। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन ऑफ द वेगल कैन स्टॉप द कंप्लीट rhythmical excitation by the sinus node and block completely transmission of the cardiac impulse from the atrium to the ventricle through the EV nodal। कि अगर इम्पल्स जो है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होगी, उसका कंट्रोल थोड़ा ज़्यादा होगा, तो क्या होगा कि हमारे पास जो है हार्ट रेट ज़ीरो हो जाएगी, तकरीबन इतनी होगी कि वो मतलब हम उसको कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे, हम उसको फील ही नहीं कर पाएंगे कि उसमें हार्ट रेट कितना कम हो जाएगा कि अगर उसका स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली जब हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन होती है ना, तो हमारे पास हार्ट रेट ज़ीरो ही हो जाता है, कोई फील नहीं हो रहा होता कि हार्ट रेट कितना था हमारे पास, कितना है हमारे पास हार्ट रेट। तो देख ले कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है इसका पैरासिम्पैथेटिक का, स्ट्रॉन्ग होने की वजह से पैरासिम्पैथेटिक का हार्ट रेट के ऊपर कितना स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है। The ventricle may stop beating for 5 to 20 seconds, but then the small area in the Purkinje fiber, usually in the ventricular septum portion of the AV bundle, develops a rhythm of its own and cause ventricular contraction at the rate of the 15 to 40 beat per minute. This phenomenon is called as ventricular escape। अब क्या होगा, ऐसे नोड के हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास, हमने तो पहले डिस्कस किया कि AV नोड जो है ना, AV नोड की एक्साइटेबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, लेकिन प्रिकंजी सिस्टम तो है हमारे पास, प्रिकंजी तो है इनका बॉस। अब AV ने काम करना छोड़ दिया, प्रिकंजी ने तो काम करना नहीं छोड़ना। तो क्या होगा कि जब स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन आएगी ना, तो कुछ देर के बाद, हमने पहले भी पढ़ा था कि स्ट्रोक एडम सिंड्रोम में भी हमारे पास क्या है, प्रिकंजी सिस्टम जब कंट्रोल ले रहा होता है तो उससे 5 to 20 सेकेंड लगते हैं। तो अब जो है क्या होगा, अब प्रिकंजी सिस्टम थोड़े से टाइम के बाद अपनी बीट शुरू कर देगा, तो थोड़े से टाइम, उस टाइम में हमारे पास कोई हार्ट बीट नहीं होगी बेसिकली। ठीक है, तो 15 to 40, फिर उसके बाद जब प्रिकंजी सिस्टम हमारे पास पूरा कंट्रोल ले लेगा तो 15 to 40 बीट्स हमारे पास पर मिनट शो होंगी। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं वेंट्रिकुलर एस्केप। एस्केप का मतलब कि वेंट्रिकुलर जो है, हमारे पास जितना भी वेंट्रिकल है उसने सारा का सारा कंट्रोल ले लिया, वो सबका बॉस बन गया है। उसको नहीं पता गैस से जो भी कर रहा था, जो था वो था, ख़त्म हो गया, वैसे जो भी था उनका बॉस, लेकिन अब वेंट्रिकुलर इनका बॉस है, इसको हम कहेंगे वेंट्रिकुलर एस्केप। ठीक है, तो ऑलमोस्ट वेंट्रिकुलर एस्केप और स्ट्रोक एडम सिंड्रोम का सिचुएशन मिलती जुलती है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि उसमें फेंटिंग की कंडीशन को स्ट्रोक एडम सिंड्रोम कहेंगे, इसमें फेंटिंग की सिचुएशन को वेंट्रिकुलर एस्केप नहीं कहेंगे, बल्कि इन दोनों कंडीशन में सेम ये है कि प्रिकंजी सिस्टम कंट्रोल ले रहा होता है। ठीक है, अब है मैकेनिज्म ऑफ द वेगल इफेक्ट। मैकेनिज्म क्या है वेगल इफेक्ट का? द एसिटाइलकोलिन रिलीज एट द वेगल नर्व एंडिंग greatly increase the permeability of the fiber membrane to the potassium ions, which allows rapid leakage of the potassium ion of the conducting fiber। क्या होगा कि हमारे पास जो है एसिटाइलकोलिन का इफेक्ट क्या है, एसिटाइलकोलिन ज़्यादा अमाउंट में देख ले कितना ख़तरनाक है कि इसने क्या करना है, पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन, मेम्ब्रेन के ऊपर जो पोटेशियम आयन थे उनकी कंसंट्रेशन को ज़्यादा कर देना है। ठीक है, पोटेशियम की कंसंट्रेशन जब हमारे पास ज़्यादा होगी तो मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। हमारे पास पोटेशियम बाहर की तरफ मूव होंगे तो इनसाइड हमारे पास नेगेटिव हो जाएगी, इनसाइड नेगेटिव होगी तो हमारे पास क्या होगी, ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, अब दिस फाइबर कॉज इंक्रीज नेगेटिविटी inside the fibers and an effect called hyperpolarization which makes the excitable tissue much less excitable। इसकी वजह से hyperpolarization less negative हो जाएगा inside, और hyperpolarization हो जाएगी और excitability कम हो जाएगी। तो excitability कम होगी तो आपको पता है कि heart rate जो है वो कम हो जाएगा। In the sinus node, the state of the hyperpolarization make the resting membrane of the sinus nodal fiber considerably more negative than usual, that is -65 to -75 milliwatt rather than the normal of the -55 to -60 milliwatt। देखिए, अब इसमें इन्होंने क्या कहा है कि पहले जो है अब ज़्यादा अमाउंट में ना हमारे पास जो परमेबिलिटी है पोटेशियम की वो ज़्यादा हो गई है। ठीक है, ज़्यादा हो गई है तो अब हमारे पास हाइपरपोलराइजेशन की स्टेट भी ज़्यादा हो गया। अब हाइपरपोलराइजेशन ज़्यादा नीचे तक जाएगा। हाइपरपोलराइजेशन पहले फॉर एग्जांपल इधर तक था ना, इधर तक थी हाइपरपोलराइजेशन, लेकिन पोटेशियम की परमेबिलिटी इंक्रीज होने की वजह से हाइपरपोलराइजेशन हमारे पास इधर तक हो जाएगी। इधर तक हो जाएगी तो हमारे पास पहले रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -55 था, तो अब क्या हो गया है, -70 तक पहुंच गया है या -75 तक पहुंच गया है। ठीक है, इतना डिफरेंस आ गया हमारे पास, 20 मिलीवॉट का डिफरेंस आ गया हमारे पास। ठीक है, तो अब जो है अब 20 मिलीवॉट का डिफरेंस आ गया, अब नेगेटिव ज़्यादा हो गया, तो अब ज़्यादा हमें सोडियम आयन चाहिए, ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा। पहले एक्साइटेबिलिटी कम है, ठीक है,
हमें ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा, ज़्यादा कैल्शियम आयन, हमें ज़्यादा सोडियम आयन चाहिए होंगे ताकि हम अपनी एक्शन पोटेंशियल को गेन कर सकें, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं आगे इन्होंने क्या लिखा हुआ है। Therefore the initial rise of the sinus nodal fiber potential caused by the invert sodium calcium and much longer to reach the, ठीक है, थ्रेशोल्ड ज़्यादा तक जाने के लिए हमारे पास कैल्शियम और सोडियम आयन हमें ज़्यादा चाहिए होंगे। इस रिक्वायरमेंट की वजह से हमारे पास रेट ऑफ रिदम भी स्लो होगा। ज़ाहिर है जब ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ चाहिए होगी तो पहले तो वो काम करेगी, लेकिन जब वो ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ यूज़ होना शुरू हो जाएगी, ठीक है, बंद तो उसी कंडीशन में रही है लेकिन यूज़ ज़्यादा हो रही है, तो ज़ाहिर है हमें शॉर्टेज हो जाएगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, काम जो है वो ठीक तरह नहीं होगा। इन द AV node, a state of hyperpolarization caused by the vagal stimulation make it difficult for small atrial fibers entering the node to generate enough electricity to excite the nodal fibers. Therefore, the safety factor for the transmission of the cardiac impulse to the transmission fiber into AV node decrease। ये वही बात है, कर लीजिएगा आप एक दफ़ा इसको। आगे क्या है हमारे पास, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन इंक्रीज द कार्डिक रिदम। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन ने इंक्रीज़ करना है, उसने पैरासिम्पैथेटिक ने डिक्रीज़ किया था। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन का cause essentially the opposite effect on heart to those by the vagal stimulation। ज़ाहिर है इसका opposite effect होगा। फर्स्ट इट इंक्रीज द रेट ऑफ द साइनस नोडल डिस्चार्ज। फॉर एग्जांपल पहले उसने इसका डिस्चार्ज कम किया था, एक्साइटेबिलिटी साइनस नोडल फाइबर्स की कम कर दी थी, अब ने इसने एक्साइटेबिलिटी ज़्यादा कर दी है। पहले 70 to 80 थी, पैरासिम्पैथेटिक की वजह से वो हो गई हाफ हो गई, मतलब फॉर एग्जांपल 40 हो गई, 30 to 40 हो गई। अब क्या होगा कि अब इंक्रीज़ हो जाएगी, अब 150 तक भी जा सकती है, 100 150, ठीक है, यहाँ तक जा सकती है। थर्ड, इट increases greatly the force of contraction for the cardiac muscle both atrial and ventricular। दूसरा इसने कंट्रैक्शन ज़्यादा कर दी है, कंट्रैक्शन की स्पीड ज़्यादा होगी, ज़्यादा कंट्रैक्शन होगी तो ज़्यादा हमारे पास स्ट्रोक वॉल्यूम होगा। स्ट्रोक वॉल्यूम का आपको पता है, हमने डिस्कस किया था कि स्ट्रोक वॉल्यूम वो होता है वेंट्रिकल से जितना ब्लड आयोटा में जा रहा होता है उसको हम इसको कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। अब दूसरा क्या है, इन शॉर्ट सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन इंक्रीज द ओवरऑल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। मैक्सिमम स्टिमुलेशन कैन ऑलमोस्ट ट्रिपल द हार्ट फ्रीक्वेंसी एंड कैन ज़्यादा स्टिमुलेशन होगी हमारे पास किस सिंपैथेटिक की, तो हमारे पास ट्रिपल हो सकती है हार्ट रेट। ट्रिपल होगी तो वो आप खुद गैस कर ले 220 तक जा सकती है। 70 की ट्रिपल करें तो हमारे पास 210 आती है, 210 तक जा सकती है हमारे पास हार्ट रेट। मैकेनिज्म ऑफ द सिंपैथेटिक इफेक्ट, हमने अब सिंपैथेटिक इफेक्ट का मैकेनिज्म किया। स्टिमुलेशन ऑफ द सिंपैथेटिक नर्व, उसने पैरासिम्पैथेटिक ने एसिटाइलकोलिन रिलीज़ किया था। इसने क्या रिलीज़ करना है, इसने रिलीज़ करना है हमारे पास नॉर एपिनेफ्रीन, ठीक है, इसको याद रख लें, इसने करना है नॉर एपिनेफ्रीन। इन दोनों चीज़ों को मिक्स ना कीजिएगा, ठीक है। नॉर एपिनेफ्रीन रिलीज़ करेगा। नॉर एपिनेफ्रीन इन टर्न स्टिमुलेट द बीटा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर विच मीडिएट द इफेक्ट्स ऑन हार्ट रेट। इसने नॉरएपिनेफ्रीन ने क्या करना है, अपना तो उसने जो काम करना था वो करना, तो उसने किसी और को भी अपने साथ मिला लिया कि चलो अब हम दोनों मिलकर मुकम्मल बर्बादी करते हैं। वो क्या है कि उसने बीटा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर को भी जो है हमारे पास एक्टिवेट करवा दिया, कि कहा बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर को भी कहा चलो आओ मिलकर बर्बादी करते हैं। बीटा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर रिलीज़ हुए, क्या हुआ, द precise mechanism by which beta 1 adrenergic stimulation act on the cardiac muscle fiber is so what unclear, ठीक है। बीटा एनर्जिक जो 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर है उसकी इतनी क्लियर नहीं, उन्हें अफेक्ट का नहीं पता कि वो किस तरह इंक्रीज़ करता है, लेकिन इंक्रीज़ कर रहा होता है, उन्हें इतना ये पता है। बट द बिलीव इज़ दैट इट इंक्रीज द परमेबिलिटी ऑफ द फाइबर मेम्ब्रेन टू द सोडियम एंड द कैल्शियम आयन। बल्कि उनका ये कहना है कि हमारे पास सोडियम एंड कैल्शियम आयन की परमेबिलिटी ज़्यादा होगी, सोडियम एंड कैल्शियम आयन की परमेबिलिटी ज़्यादा होगी तो हमारे पास क्या होगा, ज़्यादा देर तक डीपोलराइजेशन स्टेट रहेगी। ज़्यादा पहले +20 थी, अब +20 से भी ज़्यादा रहेगी डीपोलराइजेशन स्टेट, और डीपोलराइजेशन स्टेट इतनी रहेगी, डीपोलराइजेशन का मतलब पता है कि आपको कंट्रैक्शन होती है। In sinus node increase of the sodium permeability cause more positive resting potential, also cause increased rate of the upward drift of the diastolic membrane potential toward the threshold sulfur। self excitation के मतलब यही है कि हमारे पास जो है कंट्रैक्शन का टाइम पीरियड ज़्यादा हो जाएगा। In the AV node and AV bundle increase sodium calcium permeability make it easier for the action potential to excite such exciting portion of the conducting fiber bundle, therefore decreasing the conduction time from the atria to the ventricle, ठीक है। एट्रिया AV नोड और AV बंडल में इसका ये इफेक्ट होगा। द इंक्रीज इन परमेबिलिटी द कैल्शियम आयन इज एट लीस्ट partially responsible for the increase in the contractile strength of the cardiac muscle under the influence of the sympathetic, but calcium ions play a powerful role in exciting the contractile process of the myofibril। यानी कि कैल्शियम आयन जो है वो इतना इफेक्ट नहीं कर रहा होता, थोड़ा इफेक्ट कर रहा होता है कि वो कंट्रैक्शन को इंक्रीज़ नहीं कर रहा होता है, लेकिन कंट्रैक्शन के लिए जो एक्साइटेशन चाहिए होती है उसको प्रोसेस को वो ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा होता है।